हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इनोवेटिव क्लासेस। फ्रेंड्स, हम लोग क्लास 10th का मैथ का रिवीजन कर रहे थे। ठीक है, जो मैथ का एग्जाम है जो 16 अप्रैल को होने वाला है। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग 3 चैप्टर तक का रिवीजन कर लिए थे। अब हम लोग जो चैप्टर 4 है यानी द्विघात समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसका रिवीजन करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ठीक है फ्रेंड्स, देखिए सबसे पहला क्वेश्चन इसमें किस टाइप का आ सकता है मॉडल पेपर में। ठीक है, तो देखिए मॉडल पेपर में दिया हुआ है, इस टाइप से क्वेश्चन रहेगा। पूछेगा कि इनमें से कौन सा द्विघात समीकरण है। सबसे पहले तो देखिए द्विघात समीकरण किस टाइप में होता है, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो ये इस फॉर्म में होता है, ax² + bx + c = 0। ठीक है, ये एक द्विघात समीकरण है जिसमें पावर 2 रहता है x में, वही x हो y हो, कोई भी वेरिएबल कोई भी चर हो सकता है, उस पर अगर पावर 2 है तो वो द्विघात है। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन दिया रहेगा, पूछेगा कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं। तो ये सबको पहले सॉल्व करना होगा। जैसे यहाँ a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा के लास्ट में सारा जितना भी है सबको एक साइड ला के, जैसे हम एक शॉर्ट में बना देते हैं, a² हो जाएगा + 2ab यानी 2x हो जाएगा + b², यहाँ पे 1 हो जाएगा, इक्वल टू इधर 2 से भी x का गुना, 2 से 1 का गुना, 2x + 2। अब ये सारा इस साइड आ जाएगा तो x² + 2x + 1, ये इधर आया तो -2x, ये इधर आया तो -2। ठीक है, अब देखिए +2 है -2 कट गया, x² यहाँ पे हो गया प्लस में 1 और माइनस में 2, -1 आएगा इक्वल टू 0। पावर 2 के रूप में आया हुआ है, इसका मतलब ये द्विघात समीकरण है। ठीक है, तो इस तरह से 4 ऑप्शन दिया हुआ रहेगा और आपसे पूछेगा कि कौन द्विघात समीकरण है या कौन सा द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है, अगर नहीं बोलेगा तो उसमें 3 ऐसे क्वेश्चन रहेंगे जो द्विघात समीकरण होंगे, और अगर पूछेगा कि कौन सा द्विघात समीकरण है तो उसमें से 3 द्विघात समीकरण नहीं रहेंगे, एक होगा जो द्विघात समीकरण होगा। ठीक है, तो इस तरह से इसको चेक करना है। ठीक है, इस चैप्टर में पहला यही चेक करना है कि द्विघात समीकरण है या नहीं है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। ठीक है, अब इसके बाद और क्या आता है इस चैप्टर में, तो इस चैप्टर में आएगा मूल ज्ञात करना। ठीक है, मूल को इंग्लिश में रूट बोलते हैं। ठीक है, रूट निकालने का। ठीक है, तो जो हम चैप्टर 2 में बताए थे ना कि इस तरह से बीच वाला को 2 भाग में तोड़ते हैं, उस तरीका से भी हम लोग रूट निकाल सकते हैं। x का जो 2 वैल्यू निकलता है, x का जो 2 मान निकलते हैं वही मूल है। ठीक है, वहाँ पे शून्यक बोलते हैं यानी जीरोज बोलते हैं, यहाँ पे मूल बोलेंगे। तो ठीक है, और इसमें क्या क्वेश्चन आ सकता है, तो एक तो मूल की प्रकृति। ठीक है, यानी कि नेचर। तो नेचर 3 तरह से होता है। ठीक है, तो नेचर हम लोग निकालते कैसे, तो सबसे पहले देखिए एक डी होता है जिसको विविक्तिकर कहा जाता है। ठीक है, एक क्वेश्चन ऐसा भी आएगा, जैसे इस तरह से एक क्वेश्चन दे देगा। मान लेते हैं एक क्वेश्चन है x² - 3x - 10 = 0। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, एक द्विघात समीकरण है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वेश्चन इसी से बहुत सारे टाइप के क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सबसे पहले तो ये पूछेगा कि इसका विविक्तिकर क्या होगा, यानी इसका डिस्क्रिमिनेंट, यानी जिसको हम लोग डी से डिनोट करते हैं, डी क्या होगा। ठीक है, तो डी के लिए एक फॉर्मूला है b² - 4ac। ठीक है, डी निकालने का एक फॉर्मूला है b² - 4ac। अब ये BAC क्या है, तो यहाँ x² के साथ जो रहता है, यहाँ पे देख सकते हैं x² के साथ जो रहता है वो a, यानी यहाँ 1 है, a हो गया 1, यहाँ x के साथ जो रहेगा वो b, यानी कि b हो गया -3 और c के जगह है -10। ठीक है, तो अब d निकाल लेंगे अगर हम लोग, तो b कितना है -3, तो -3 का स्क्वायर, फिर यहाँ -4 × a कितना है 1 है, तो 1 × c है -10। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3 3 जा 9, प्लस में 9 हो जाएगा, और यहाँ प्लस में माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 10 जा 40, यानी यहाँ हो गया 49। ठीक है, तो ये निकल गया डी, ये एक आंसर हो गया। ठीक है, पहला क्वेश्चन इस टाइप का इसी क्वेश्चन से दे सकता है। यहाँ थोड़ा सा अच्छा से दिख नहीं रहा इसलिए हम ठीक से कर दे रहे हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है, इसका एक तो विविक्तिकर निकालने दे सकता है यानी डी, तो ये 49 आंसर हो गया। दूसरा क्वेश्चन इसी क्वेश्चन से क्या दे सकता है कि इसका मूल की प्रकृति, यानी कि इसका नेचर बताना है रूट का। तो नेचर हम लोग कैसे बताएंगे, तो 3 नेचर होता है। ठीक है, देखिए जो डी निकलेगा, अगर डी बड़ा होता है 0 से, जैसे यहाँ पे है डी जो है 0 से बड़ा है, तब मूल का प्रकृति क्या होगा, तो मूल उस समय होगा भिन्न भिन्न, यानी अलग अलग। ठीक है, मूल जो है वो भिन्न होगा और वास्तविक होगा। ठीक है, यानी कि रियल रूट है और अलग अलग। ठीक है, और अगर d = 0 आ जाए तो जो मूल होंगे वो सेम होंगे। ठीक है, यानी कि इक्वल होगा दोनों। ठीक है, दोनों मूल, यानी x का जो 2 मान निकलेगा वो दोनों सेम आएगा अगर d = 0 है तो, यानी कि मूल जो होंगे वो समान होंगे
और ये भी वास्तविक ही है, रियल ही है, ठीक है, रियल रूट, ठीक है। यानी डी अगर 0 से बड़ा है तो भी रियल रूट है, यानी उसका अस्तित्व है, एग्जिस्ट करता है रूल, रियल रूट। और डी अगर 0 के इक्वल है यानी 0 है तो भी रियल रूट है, यानी ये दोनों में रियल रूट होगा। लेकिन अगर डी छोटा हो जाए 0 से, इसका मतलब डी अगर माइनस में आ जाए तब नो रियल रूट, ठीक है, उस समय रियल रूट नहीं होता है, वास्तविक मूल उस समय नहीं हो सकता है, मूल का अस्तित्व नहीं होता है, उस समय वास्तविक मूल नहीं होगा, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग को याद रखना है कि अगर d 0 से बड़ा है तो दोनों जो x का मान 2 निकलेगा, 2 वैल्यू निकलता है तो दोनों अलग अलग निकलेगा। अगर d इक्वल टू 0 है तो दोनों x का वैल्यू सेम निकलेगा, और d अगर 0 से छोटा है तो कोई भी रियल रूट नहीं होगा, ठीक है। तो अगर हम लोग को मान लेते हैं इसी क्वेश्चन में एक क्वेश्चन तो हो गया कि d निकालना है, तो ये हो गया आंसर। अब इसी में अगर बोल दे कि इसका रूट निकाले यानी इसका मूल निकाले, तो मूल निकालने के लिए हम यहाँ पे इरेज कर दे रहे पहले, ठीक है। तो देखिए मूल निकालने के लिए भी एक फॉर्मूला है, ठीक है, हम यहीं पे लिख दे रहे हैं, जगह कम है इसीलिए। मूल यानी कि हम लोग x बोलते हैं उसको, है ना, रूट को x बोलते हैं। तो x इक्वल टू एक फॉर्मूला है -b प्लस माइनस रूट अंडर d बाय 2a। इस फॉर्मूला का यूज करके हम लोग x निकाल सकते हैं, ठीक है, यानी मूल निकाल सकते हैं। तो इक्वल टू देखिए -b कितना था यहाँ पे बताया था, ये b है, यहाँ c है, ये a है यहाँ पे। तो b है माइनस में 3 और यहाँ माइनस पहले से है, तो एक माइनस और फिर -3, इसका मतलब माइनस माइनस +3 हो जाएगा, ठीक है। तो 3 लिख देते हैं, प्लस माइनस और d, रूट d है, तो देखिए रूट और d का वैल्यू है 49, तो 49 लिखेंगे और बाई में 2 इंटू a कितना है यहाँ पे, a है यहाँ पे 1, तो 1। अब इसके आगे इधर बनाते हैं, देखिए यहाँ हो गया 3 प्लस माइनस 49 का तो वर्गमूल होता है ना, 49 का स्क्वायर रूट 7 होता है, और बाई में 2, वहाँ पे 2 हो जाएगा। अब एक बार क्या करेंगे, एक बार प्लस लिखेंगे +7/2, और एक बार क्या लिखेंगे, माइनस लिख के लिखेंगे। अब यहाँ पे आ जाएगा 10/2 और एक बार आएगा -4/2। यहाँ पे जब हम लोग काटेंगे तो यहाँ पे 5 बार में और ये -2 बार में, यानी ये दोनों मूल है, ये दोनों हो गया, ठीक है। बस इस चैप्टर में इतना ही चीज़ देखना है, एक तो मूल की प्रकृति, ठीक है, एक हो गया विविक्तिकर यानी कि डिस्क्रिमिनेंट, डी निकालना है एक, और एक ये जो मूल निकालना है ये, ठीक है। डी निकालना देखना है, मतलब डी का फॉर्मूला देख लीजिए, एक्स निकालने का यानी मूल निकालने का जो फॉर्मूला है वो देख लीजिए, और नेचर क्या होता है ये भी क्वेश्चन बहुत सारा मॉडल पेपर में, बहुत सारा ये सब क्वेश्चन। तो इस चैप्टर में बस इतना ही है, ठीक है। ये सारे फॉर्मूला आप लोग देख लीजिए अच्छा से, इसको नोट कर लीजिए। और अब हम लोग चैप्टर 5 देखेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। अब हम लोग चैप्टर 5 देखते हैं, जो क्या है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी समांतर श्रेणी। ये वाला जो है हम पीछे बहुत सारा वीडियो बता चुके हैं, ठीक है, ये बहुत अच्छे से हम समझाए हुए हैं। अभी हम बस शॉर्ट में देखेंगे क्या करना है, ठीक है। जैसे ये एक एपी दिया हुआ है, ठीक है, ये एक एपी है, और पूछेगा क्वेश्चन किस टाइप से कि यहाँ पे इसका 30वां पद, जैसे ये पहला में 10 है, दूसरा में 7 है, तीसरा में 4 है, तो 30वां नंबर में क्या होगा ये हम लोग को निकालना है, ठीक है। तो इसके लिए एक फॉर्मूला हम बताए थे, पहले भी बताए हैं, ठीक है, हम बस शॉर्ट में बताएंगे क्योंकि हम ये पहले भी बता चुके हैं, ठीक है। आप लोग अगर अच्छा से नहीं पढ़े हैं तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाके, मैथ का प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, ठीक है, ये सारा हम बताए हुए हैं। तो इस तरह से ये एक फॉर्मूला है nth टर्म निकालने के लिए, ठीक है। और इसमें फिर एक और आता है योग, यानी कि सम निकालने के लिए, सम के लिए फॉर्मूला है, ठीक है। ये सब हम पहले भी बता चुके हैं, आप लोग वहाँ पे जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए an इक्वल टू क्या होता है, तो a मतलब ये पहला वाला होता है, d मतलब यहाँ अंतर कितना का है, डिफरेंस कितना का है, यानी कॉमन डिफरेंस। तो यहाँ पे कितना का अंतर है, हमेशा सेकंड से फर्स्ट को घटाते हैं, d इक्वल टू सेकंड से फर्स्ट को घटाते हैं, तो कितना आएगा -3, मतलब d है -3, a हो गया 10, तो ठीक है। तो ये यहाँ पे क्या करेंगे, a देखिए 10 है तो 10 लिख देंगे, प्लस n मतलब 30, 30वां नंबर वाला निकालना है, तो 30 हो गया, n 30 -1 और डिफरेंस कितना है -3। तो इस तरह से 10 प्लस यहाँ आएगा 29 इंटू -3, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा 10, और यहाँ पे माइनस में आएगा 9 3 जा 27 और 2 3 जा 6 और 2 8 87 हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, माइनस में 77, ये आंसर हो गया, यानी कि इसका 30 नंबर वाला -77 होगा। ये सब हम अच्छा से समझा चुके हैं, ठीक है। और SN यानी कि सम के लिए ये भी फॉर्मूला हम बताएं, अगर बोल देगा कि 30 पदों का योग क्या होगा, यानी कि यहाँ इसमें इस एपी का अगर 30 नंबर लेते हैं, 30 टर्म्स लेते हैं और उसको ऐड करेंगे तो कितना आएगा, तो उसके लिए फॉर्मूला है SN इक्वल टू, एक फॉर्मूला है n/2
2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये हम फॉर्मूला पहले भी बताए। एक और फॉर्मूला बताए थे एस एन इक्वल टू n/2 a प्लस ए एन। ठीक है, तो ये फॉर्मूला में बस वैल्यू रख दीजिए, n की जगह 30, a तो बता ही दिए क्या होता है, n 30 ही लिखना है और d कितना लिखना है, डिफरेंस वहाँ पे -3। तो बस यहाँ पे वैल्यू रख दीजिए, योग निकल जाएगा, सम निकल जाएगा। तो ये हम पहले भी बता चुके हैं आप लोग को, ये बस फॉर्मूला आप लोग को याद रखना है। ठीक है, अब हम लोग चैप्टर 6 देखते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम लोग देखते हैं चैप्टर 6 में क्या है। इसमें है कि ट्राइंगल्स यानी त्रिभुज। इसमें क्या है, सबसे पहला हम लोग को थेल्स थ्योरम, जो थेल्स प्रमेय है, जिसको बीपीटी थ्योरम भी कहा जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले इस टाइप का एक क्वेश्चन देगा कि ये और ये जो है ये क्या है, पैरेलल है। ठीक है, मतलब समांतर है, डीई और बीसी समांतर है। तो और ये एडी दिया हुआ है 1.5, डीबी दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर, एई दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर। तो ये ईसी कितना होगा। तो जो थेल्स थ्योरम है उसमें क्या बताया गया है कि अगर इस तरह से समांतर रहेगा तो एडी बाय में यहाँ का डीबी, एडी बाई डीबी इक्वल होगा इधर का एई बाई ईसी का, एई बाई ईसी। बस यहाँ पे आप वैल्यू रखिए और जो ईसी निकालना है, ईसी का मान निकालना है, क्या होगा वो निकल जाएगा। एडी है 1.5, बाय में डीबी है 3 इक्वल टू एई है 1 और ईसी निकालना है। यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसका इससे, यानी 1.5 का मल्टीप्लाई इसी से और इक्वल टू यहाँ 1 का मल्टीप्लाई 3 से, 3 ही हो जाएगा। तो इसी इक्वल टू क्या होगा, यहाँ सिर्फ 3 लिखिए और 3 बाय ये 1.5 नीचे चला जाएगा गुना वाला भाग में, यहाँ पॉइंट हटेगा, यहाँ 0, 15 का टेबल में 2 बार में, यानी इसी इक्वल टू 2 हो गया आंसर। ठीक है, एक क्वेश्चन तो ये आएगा, ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन क्या आ सकता है इसमें, दूसरा क्वेश्चन जो पाइथागोरस थ्योरम है, पाइथागोरस प्रमेय, ये वाला कि यहाँ 90 डिग्री रहता है, ये कर्ण यानी कि इसको हाइपोटेनस कहते हैं, ये वाला लंब है यानी ये परपेंडिकुलर है, लंब है, और नीचे जो रहता है उसको बेस बोलते हैं, आधार। ठीक है, तो इसके लिए भी एक फॉर्मूला था, कर्म बराबर एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इससे भी मॉडल पेपर में क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको भी आप लोग को देख लेना। इसमें ज़्यादातर क्या पूछता है कि यहाँ पे कोई नंबर दिया है, यहाँ कोई नंबर दिया है, यहाँ कोई नंबर दिया है, और पूछेगा कि यहाँ पे एंगल बी कितना होगा। मान लेते हैं कि ये ए बी सी है, तो एंगल बी कितना होगा। तो हम लोग को यहाँ पे इसका भी स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर करके देखना होगा कि इसका स्क्वायर इन दोनों का स्क्वायर का जोड़ के बराबर अगर है तो ये वाला जो है ये 90 डिग्री होगा, क्योंकि समकोण त्रिभुज में ही पाइथागोरस थ्योरम ये वाला जो है ये सिर्फ काम करता है, यानी राइट एंगल ट्राइंगल में। ठीक है, ये हो गया। और क्या क्वेश्चन इसमें आ सकता है, एक क्वेश्चन और आता है जो इस तरह से बताया गया था कि अगर दो त्रिभुज समरूप है, दो त्रिभुज अगर सिमिलर है, मान लेते हैं कि एक ए बी सी और एक पी क्यू आर, ये दोनों सिमिलर है। ठीक है, और बोलेगा कि इसका एरिया 100 है, ठीक है, और इसका एरिया 1 to 1 है। ठीक है, और बी सी बोलेगा अगर ये 10 है तो ये क्यू आर कितना होगा। तो इस तरह से क्वेश्चन देता है। तो इसमें क्या होता है कि अगर दो सिमिलर ट्राइंगल है तो उसका जो एरिया होता है, एरिया का रेशियो, मतलब एरिया ए बी सी बाय में एरिया पी क्यू आर, यानी इन दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल का अनुपात, इन दोनों ट्राइंगल के एरिया का जो रेशियो है वो इक्वल होगा, किसके इक्वल होगा, यही दोनों ट्राइंगल के साइड का स्क्वायर का रेशियो। मतलब इसका मान लेते हैं कि बी सी है तो इसका क्यू आर इन दोनों का रेशियो का स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है, हम लोग सारा साइड का ले सकते हैं, ए बी बाई पी क्यू का स्क्वायर, बी सी बाई क्यू आर का स्क्वायर, ए सी बाई पी आर का स्क्वायर। तो अभी हम लोग को बस बी सी और क्यू आर को देखना है, क्योंकि हम लोग को बी सी दिया हुआ है और क्यू आर निकालना है। तो यहाँ एरिया देखिए, एरिया ए बी सी कितना है 100, तो यहाँ 100 लिखेंगे, बाय में पी क्यू आर कितना है 121, तो 121 लिखेंगे, इक्वल टू यहाँ पे बी सी कितना है, बी सी 10 है, 10 बाय क्यू आर हम लोग को फाइंड करना है, निकालना है, और इक्वल स्क्वायर है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसको स्क्वायर को जब हटाएंगे तो यहाँ पे स्क्वायर रूट लग जाता है। ठीक है, ये तो पता ही होगा आप लोग को, स्क्वायर हटने से वर्गमूल लग जाता है, बट्टा 121 हो गया और इक्वल टू इधर 10 बाई क्यू आर। अब यहाँ पे देखिए 100 का वर्गमूल 10 और 121 का वर्गमूल 11 और इक्वल टू हो गया 10 बट्टा क्यू आर। तो यहाँ पे अब क्रॉस मल्टीप्लाई क्यू आर को 10 से गुना करेंगे तो 10 क्यू आर और इक्वल टू 10 से 11 का मल्टीप्लाई, बस ऐसे ही लिख देते हैं, अभी मल्टीप्लाई नहीं करते। और क्यू आर इक्वल टू अब यहाँ से निकालना है, तो क्यू आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये
10 इंटू 11 और बाई में ये 10, गुन्ना वाला उधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, तो 10 10 कट गया 11, यानी क्यू आर इक्वल टू क्या हो जाएगा 11। ठीक है, इस तरह से बनाना है। तो यही सब ये 3 फॉर्मूला ही, एक ये वाला फॉर्मूला हो गया एरिया वाला, एक फॉर्मूला हो गया जो बीपीटी थ्योरम जिसको बोलते हैं थेल्स प्रमेय ये हो गया, और एक हो गया ये वाला जो पाइथागोरस थ्योरम है ये वाला। ये 3 चीज़ से ज़्यादा पूछता है। ठीक है, और इसके अलावा आप लोग को ये देख लेना है कि जो साइड एंगल साइड एंगल इस तरह से जो होता है, सिमिलरिटी का जो क्राइटेरिया है, यानी कि समरूप होने के लिए जो कसौटी चाहिए, वो सब आप लोग को देख लेना है। बस इतना ही इस चैप्टर में आने वाला है। ठीक है, ये हो गया 6 हो गया। 7 टर्म 2 में आने वाला है, तो वो बाद में देखेंगे। चैप्टर 8 भी टर्म 2 में है, 9 भी, 10 वाला जो है वो टर्म 1 में आएगा, तो हम लोग पहले टर्म 1 वाला क्लियर कर लेते हैं, फिर टर्म 2 का देखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम लोग जो चैप्टर 10 है, ठीक है, हम लोग स्पेशल टर्म 1 वाला के लिए देख रहे हैं। ठीक है, अभी तो चैप्टर 10 भी टर्म 1 वाला में आने वाला है। तो इसमें क्या है, सर्कल यानी कि वृत्त। तो वृत्त में क्या क्या क्वेश्चन आएगा, तो सबसे पहला इसमें क्या क्वेश्चन आएगा, इसमें स्पर्श रेखा वाला। ठीक है, जैसे जो टेंजेंट होता है, जैसे कि एक वृत्त होता है, इसमें से अगर कोई लाइन इसको सिर्फ टच करते हुए जाए तो इसको क्या बोलते हैं, स्पर्श रेखा बोलते हैं। ठीक है, ये तो आप लोग को पता ही होगा, इसको क्या बोलते हैं, टेंजेंट बोलते हैं। तो देखिए इसमें क्या क्या गुण है वो हम लोग को बस पढ़ना है कि यहाँ से जब रेडियस जाता है तो यहाँ पे 90 डिग्री बनता है। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन किस टाइप से देगा, तो क्वेश्चन इस टाइप से पूछेगा, मतलब छोटा छोटा क्वेश्चन ये दे सकता है कि एक वृत्त में एक स्पर्श रेखा जो है वो वृत्त को कितने बिंदु पर इंटरसेक्ट करती है, यानी कि प्रतिच्छेद कितना बिंदु पर करती है। तो सिर्फ एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है, जो स्पर्श रेखा होता है वो सिर्फ एक बिंदु पर। ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन ये हो सकता है कि वृत्त में कितनी स्पर्श रेखाएं समांतर हो सकती हैं। तो 2 ही स्पर्श रेखा जो है एक दूसरे के समांतर यानी पैरेलल हो सकता है, एक नीचे एक ऊपर, इस तरह, या इधर रहेगा तो इधर। ठीक है, मतलब 2 ही ऐसे स्पर्श रेखा हम लोग खींच सकते हैं वृत्त में जो एक दूसरे के पैरेलल यानी कि समांतर हो। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। इसके बाद पूछता है कि इसमें देखिए किस तरह से पूछता है कि बोलेगा कि एक वृत्त है, इससे कुछ दूरी पर एक बिंदु P है, और बोलेगा कि यहाँ से इसका केंद्र से दूरी 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, और इस P से इस वृत्त पर एक स्पर्श रेखा खींचा गया है, उसकी लंबाई, टेंजेंट की लंबाई 4 सेंटीमीटर है। तो इसका रेडियस, इस वृत्त का त्रिज्या क्या होगा, रेडियस क्या होगा, r क्या होगा। तो देखिए ये जो अभी हम बताए थे जो पाइथागोरस थ्योरम, उसी के आधार पर यहाँ भी बनेगा, क्योंकि देखिए ये जो स्पर्श रेखा अभी हम क्या बताएं, स्पर्श रेखा और रेडियस परपेंडिकुलर होता है यानी 90 डिग्री बनाता है। तो देखिए ये एक स्पर्श रेखा है और ये एक त्रिज्या है, तो यहाँ पे 90 डिग्री बनेगा ना। तो एक वृत्त, एक त्रिभुज में जहाँ 90 डिग्री बने तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, ये h हो जाएगा, 90 के सामने वाला को h यानी कर्ण बोलते हैं, और ये दोनों में से किसी को भी p और b बोल सकते हैं, लेकिन h हमेशा ये होगा। तो इसी तरह जैसे ये h हो गया, ये b हो गया, ये p हो गया, तो हम लोग को ये r निकालना है। तो r निकाल सकते हैं बहुत आसानी से। ठीक है, यहाँ पे मान लेते हैं कि ये P है, यहाँ पे मान लेते हैं Q है, यहाँ मान लेते हैं O है, तो हम लोग को क्या निकालना है, OQ। तो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, जैसे देखिए ये मान लेते हैं आधार निकालना है ना, तो OQ बराबर क्या हो जाएगा, OQ इक्वल टू, OQ का स्क्वायर इक्वल टू होता है, मतलब कि आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर, यानी कि PO या OP जो लिखना है OP लिखते हैं, OP का स्क्वायर, और माइनस हो जाएगा PQ का स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, ये वाला चैप्टर 8 में भी हम बताए हैं। देखिए यहाँ से स्क्वायर जब हट जाएगा तो यहाँ पे रूट आ जाएगा। ठीक है, और इस तरह से बनाना है। ठीक है, ये वाला जो है पाइथागोरस थ्योरम चैप्टर 8 में भी हम बताए हैं, आप लोग वहाँ भी देख सकते हैं इस चीज़ को। ठीक है, वहीं से ये चीज़ आया हुआ है। तो OP कितना है, OP है 5, 5 का स्क्वायर हो जाएगा, घटा PQ कितना है 4, तो 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16, यहाँ घटाएंगे तो कितना बचेगा 9, तो 9 का वर्गमूल 3, यानी कि जो OQ है ये ये 3 है, यानी 3 सेंटीमीटर आंसर हो गया। इस तरह से बनेगा। एक क्वेश्चन ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन इस चैप्टर में क्या आएगा कि इसमें तो एक वृत्त वाला आया, मतलब एक स्पर्श रेखा वाला आया ना। एक और क्वेश्चन आएगा, अगर एक बिंदु से 2 स्पर्श रेखा खींची जाती है इस तरह से, ठीक है, तो ये दोनों इक्वल होगा लेंथ में। एक ही पॉइंट से अगर एक वृत्त पर 2 स्पर्श रेखाएं खींचते हैं तो दोनों का लेंथ इक्वल होगा। अगर ये 10 सेंटीमीटर है तो ये भी 10 सेंटीमीटर होगा। तो इसमें क्वेश्चन और किस टाइप का दे सकता है, इसमें क्वेश्चन इस टाइप का दे सकता है कि अगर 2 स्पर्श रेखाएं, इनके बीच में बोल देगा कि 60 डिग्री एंगल बन रहा है। ठीक है,
तो इन दोनों के द्वारा यहाँ केंद्र पर यानी सेंटर पर कितना एंगल बनेगा, ये कैसे जानेंगे। तो देखिए ये एक स्पर्श रेखा है तो यहाँ 90 डिग्री बनेगा, ये एक स्पर्श रेखा है तो ये 90 डिग्री बनेगा। और देखिए ये कैसा पॉलीगॉन है, ये चतुर्भुज है यानी कि क्वाड्रिलेटरल है। देखिए एक ऐसे है, दूसरा ऐसे है, तीसरा ऐसे है, चौथा ऐसे, मतलब ये 4 साइड वाला है ना, यानी ये एक चतुर्भुज है। और चतुर्भुज के चारों कोनों को अगर हम लोग जोड़ते हैं तो कितना होता है, 360 होता है। और त्रिभुज में जब हम तीनों को जोड़ते हैं तो कितना होता है, 180 डिग्री होता है। और इसमें 360 होना चाहिए। तो अब देखिए यहाँ 90 और 90, 180 तो यहीं पे हो गया, इधर 180 हो गया। अब इधर और इधर भी 180 होना चाहिए मिलके, तब जाके हम लोग का 360 होगा ना। अगर इधर इधर 180 हो गया तो इधर इधर भी 180 होगा, तब तो 180 और 180 360 होगा। तो देखिए इधर नहीं देखेंगे तो भी हम लोग सीधे ये दोनों को देख के बना सकते हैं। यहाँ 60 है तो यहाँ कितना होगा, 120, तभी जाके 60 और 120 180 होगा। तो इसको हम लोग शॉर्ट में ही बना दे सकते हैं कि यहाँ पे जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे P, यहाँ पे मान लेते हैं कि कोई नाम दे दिया T, यहाँ पे हो गया P, यहाँ Q और यहाँ O। तो बोलेगा कि अगर एंगल PTQ 60 डिग्री है तो एंगल POQ कितना होगा, तो POQ कितना होगा, 120 डिग्री। ठीक है, क्योंकि यहाँ 60 है, क्योंकि ये दोनों मिलके 180 होता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ 90 90 180 हो चुका है। और कभी कभी यहाँ पे बोल देगा 120 है तो यहाँ क्या होगा, तो बस ये दोनों मिलके 180 होना चाहिए, वो देखना है। यहाँ कुछ भी दे उसके हिसाब से यहाँ पे चेंज हो जाएगा। जैसे मान लेते हैं यहाँ अगर 110 डिग्री है तो यहाँ पे कितना होगा, 70 डिग्री होगा, तब जाके 110 और 70 180 हो जाएगा। तो ये समझ गए। अब इसी में एक और क्वेश्चन इस टाइप से दे देगा, जैसे कि यहाँ पे POQ ना बोल के POT बोल दे, इस तरह से। ठीक है, यहाँ पे 60 डिग्री बना हुआ ये बोल देगा कि इन दोनों के बीच में PTQ 60 डिग्री है, तो यहाँ पे POQ नहीं निकालना है, POT, मतलब ये सिर्फ ऊपर वाला निकालना है। तो ये कितना होगा, तो देखिए अगर यहाँ पूरा 60 है तो यहाँ पूरा 120 होगा, अभी बता दिए। अब अगर ये पूरा 120 है तो ये आधा आधा बढ़ जाता है, इधर 120 है तो यहाँ 60 और इधर 60, यानी कि POT कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। मतलब यहाँ भी दोनों तरफ से बढ़ जाता है, इधर 30 30 हो जाएगा, 60 है तो, और यहाँ 120 है तो 60 60 हो जाएगा, यानी यहाँ पे 60 डिग्री होगा अगर POT बोलेगा तो। समझ में आ गया, बस इतना ही इस चैप्टर में है। ठीक है, अब हम लोग लास्ट जो टर्म 1 में लास्ट चैप्टर जो आने वाला है वो है चैप्टर 12, वो हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए चैप्टर 12 जो है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, ठीक है, एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स। इसमें ये बहुत बड़ा चैप्टर है। ठीक है, तो इसमें बहुत सारा फॉर्मूला है, यहाँ पे हम फॉर्मूला लिखे हुए हैं। ठीक है, वृत्त का क्षेत्रफल यानी एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर, वृत्त की परिधि यानी सर्कमफेरेंस होता है 2 पाई आर, वृत्त के त्रिज्यखंड, अब त्रिज्यखंड क्या होता है यहाँ पे लिखे हुए हैं, चाप की लंबाई यानी कि आर्क क्या होता है, सेगमेंट क्या होता है, ये एक थोड़ा सा हम समझा देते हैं। ठीक है, जैसे देखिए एक वृत्त है, इसको हम लोग दो तरह से काट सकते हैं, एक तो इस तरह से रेडियस से, यानी कि जिस तरह पिज्जा कटता है इस तरह से, और दूसरा हम लोग इस तरह से काट सकते हैं, इस तरह से। ठीक है, दो तरीके से हम लोग एक सर्कल को काट सकते हैं। तो इस तरह से जो कटता है इसको हम लोग बोलते हैं सेक्टर। ठीक है, यानी कि त्रिज्यखंड, त्रिज्यखंड यानी ये हो गया छोटा त्रिज्यखंड, ये बड़ा त्रिज्यखंड, लघु त्रिज्यखंड, दीर्घ त्रिज्यखंड, इसको बोलेंगे माइनर सेक्टर, इधर वाला को बोलेंगे मेजर सेक्टर क्योंकि इधर बड़ा है। इसी तरह इस तरह से जो कटता है तो इसको बोलते हैं सेगमेंट। ठीक है, सेगमेंट ऑफ सर्कल, वृत्त का खंड यानी वृत्तखंड। तो ये हो गया लघु वृत्तखंड, ये हो गया दीर्घ वृत्तखंड, क्योंकि ये बड़ा है और ये छोटा है तो लघु वृत्तखंड यानी कि माइनर सेगमेंट, मेजर सेगमेंट। तो ये समझ में आ गया। और यहाँ पे कुछ एंगल बनता है जिसको हम लोग थीटा, यहाँ जो थीटा यूज किए हैं, ये जो एंगल बन रहा है इसी को, और यहाँ से यहाँ तक को क्या बोलेंगे, चाप बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, चाप यानी कि आर्क बोलेंगे। ठीक है, तो अगर इस तरह से एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पूछेगा तो क्या होगा, ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। और अगर यहाँ चाप की लंबाई बस ये वाला लेंथ का पूछेगा तो ये वाला फॉर्मूला होगा। ठीक है, और लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल यानी कि ये वाला जो छोटा वाला है, इसका अगर एरिया बोलेगा तो ये फॉर्मूला है आर स्क्वायर पाई थीटा बट्टा 360 माइनस 1/2 साइन थीटा। तो यही फॉर्मूला का बस यूज करना है और इसको बनाना है। ठीक है, इसमें बस फॉर्मूला का ही यूज करना है। ठीक है ना, तो ये टर्म 1 वाला हम लोग का कंप्लीट हो गया। अब हम लोग टर्म 2 वाला देखेंगे। ठीक है, तो ठीक है फ्रेंड्स, वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक कर दे, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दे और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें। थैंक यू।